So hey guys, welcome once again to my channel that is it's conceptual. Okay, तो आई थिंक आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहे होंगे CVS फार्माकोलॉजी के. ओके, तो आज हम ये लास्ट वीडियो कर रहे हैं CVS फार्माकोलॉजी का. तो मैंने थोड़े से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर हुए आई थिंक तो, एंड आपको ये समझ में भी आया होगा, आई होप सो. ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड गिविंग यू ऑल द कंटेंट्स. अब मुझे मेनली हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, दैट आई विल डू इन द कमिंग वीडियोस. बिकॉज ये मेरे नोट्स मैंने बहुत पहले से बनाए हुए थे. ठीक है, जब हमारे प्रोफेसर्स ने हमको पढ़ाया था एंड तब बनाए थे. सो इट जस्ट लाइक रफ नोट्स. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं हर चैनल, हर यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देता हूँ. तो अगर आपको उधर से समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स लाइक अ कंसेप्ट. ठीक है, तो कंसेप्ट सब जगह सेम ही होंगे, उसका प्रेजेंटेशन वे डिफरेंट होगा. तो प्रेप लेडर या फिर मैरो के जो नोट्स है वो भी मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरे फ्रेंड्स ने साथ में मिलकर बनाए हैं, सेतु जसानी, संकेत पटेल, रितु, रिम्पल एंड रेहाना, हम 6 ने मिल के बनाई थी. तो उसको मैंने चैनल को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो उसमें आप जाके लेटेस्ट नोट्स देख सकते हो. बिकॉज कंसेप्ट सब जगह सेम ही होंगे. एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने, मेरी यूनिवर्सिटी है दैट इज़ द हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी. ओके, तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम सीनियर्स देते हैं, तो उसके क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने ये सब तैयार किया था, जो भी मेरा मटेरियल है. एंड मेरा जो सोर्स रहता है दैट इज़ द KD त्रिपाठी एंड ऑनलाइन सोर्सेज रहता है. ठीक है, ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर स्लाइड शेयर करके साइट्स है, उधर पे मैं सर्च करता हूँ एंड आई मेक माई कंसेप्ट एज अ होल, एंड फिर मैं आपको वे में रिप्रेजेंट करता हूँ. ओके, सो आई होप आपको ये सब वीडियोस समझ में आ रहे होंगे. थोड़े कोई वीडियोस होते हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ ही लिया है ज़्यादा डिस्क्रिप्ट, बिकॉज उसमें याद रखने वाली चीज़ है. फार्माकोलॉजी इज़ लाइक आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा टाइम आपको याद होती चली जाएगी. ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है, तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं. दैट इज़ इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इसकी फार्माकोथेरेपी पढ़ेंगे. तो बेसिकली मैंने इधर पे एक डायग्राम बना रखा है. ठीक है, तो O2 डिमांड इक्वल्स टू O2 सप्लाई. ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस रखना ज़रूरी है. बिकॉज O2 डिमांड भी हमको जितनी चाहिए जितनी O2 सप्लाई है, तो वो दोनों बैलेंस होगी तब जाके हमारा हार्ट नॉर्मल वे में काम कर पाएगा. ओके, एंड एंड अगर O2 डिमांड ज़्यादा हुई बट ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं मिल पा रही सब वेसल्स को, दैट विल लीड टू द इस्चेमिया. ओके, अब O2 डिमांड कौन डिसाइड करता है, तो उनके फैक्टर्स हैं. दैट इज़ हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड एंड आफ्टर लोड. ठीक है, एंड जो O2 सप्लाई है वो कहाँ से आता है, दैट इज़ द कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड द रीजनल मायोकार्डियल ब्लड फ्लो. ओके, तो O2 डिमांड अगर हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी, प्रीलोड और आफ्टर लोड बढ़ गया और O2 सप्लाई नहीं मिल पाई, तो दैट विल द लीड टू द इस्चेमिया. ओके, ठीक है, तो ड्रग्स मैंने इधर पे ही दिखा दिया है कि कौन कौन से हमको कहाँ कहाँ अफेक्ट कर. तो हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को जिस पे अफेक्ट करेंगे दैट इज़ द बीटा ब्लॉकर्स एंड द CCB, दैट इज़ कैल्शियम एंट्री ब्लॉकर्स, या बोल सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. एंड प्रीलोड एंड आफ्टर लोड के लिए हमारे पास है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ओके, एंड जो कोरोनरी आउटफ्लो और रीजनल मायोकार्डियल ब्लड फ्लो में जो इफेक्ट करेंगे दैट आर द वेजोडायलेटर्स एंड स्टेटेंट्स, या बोल सकते हैं एंटी थ्रोम्बोटेक्स. ओके, सो अब आ जाता है एंजाइना पेक्टोरिस पे. ओके, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, अबॉट एंड प्रिवेंट, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस को हमको प्रिवेंट करना है. टू अनडू डिस्क्रिपेंसी ऑफ कार्डियक O2 डिमांड एंड सप्लाई, रिडक्शन ऑफ लोड ऑन द हार्ट, एंड व्हेन लोड इज डिक्रीज द O2 डिमांड विल डिक्रीज. ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लोड कम करना पड़ेगा. एंड एक बार लोड कम हो गया तो O2 सप्लाई भी या डिमांड भी कम हो जाएगी. रिच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एंडोकार्डियल एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब रिच डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ओनली कोरोनरी वाजोडाइलेशन इज़ नॉट अ सक्सेसफुल वे. अब कोरोनरी वाजोडाइलेशन क्यों एक सक्सेसफुल वे ओनली क्यों नहीं है, ठीक है, बिकॉज कोरोनरी सर्कुलेशन में ही अगर वाजोडाइलेशन कर देंगे तो हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ठीक है, या फिर जो हट के बाहर जा रहा है उसको भी सर्कुलेशन को मेंटेन करना हमको आना चाहिए. बिकॉज वाजोडाइलेशन से ब्लड फ्लो तो बढ़ेगा बट जो बाकी ब्लड फ्लो है हमारी बॉडी का वो नॉर्मल रह जाएगा, तो उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है. ओके,
तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। दैट इज दे आर प्रो ड्रग्स दैट आर सोर्सेज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट्स गुआनिल साइक्लेज, फिर इट इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ साइक्लिक जीएमपी। एंड साइक्लिक जीएमपी क्या करता है? साइक्लिक जीएमपी प्रमोट्स द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन, मतलब मायोसिन से फॉस्फोएट ग्रुप तो अलग करता है, मायोसिन लाइट चेन, एंड रिडक्शन ऑफ साइटोसोलिक कैल्शियम, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम होता है उसका रिडक्शन कर देगा, डिफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा, तब रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ, तो इट विल कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल। नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड 5 मोनोनाइट्रेट, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब मैकेनिज्म में हम आ जाए तो मैंने एक डायग्राम दे रखा है, तो कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आयन अंदर आए तो ये वास्कुलर स्मूथ मसल है, मैंने साइड में लिख रखा है। एंड कैल्शियम चैनल फिर मोनो मायोसिन लाइट चेन्स काइनेस के प्रेजेंस में मायोसिन लाइट चेन्स फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो मायोसिन फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, मतलब PO4 जुड़ गया तो वो एक्टिन के साथ कंबाइन करके एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना के कंट्रैक्शन हो जाएगा, ओके। एंड अब देखो वो NOR है नाइट्रेट्स, तो वो उसके प्रेजेंस में गुआनिल साइक्लेज GTP से साइक्लिक GMP में कन्वर्ट हुआ, एंड साइक्लिक GMP फॉस्फोडाइस्ट्रेस के प्रेजेंस में GMP में कन्वर्ट हुआ, ओके। तो जो साइल्डेनोफिल वो फॉस्फोडाइस्ट्रेस PDE इनहिबिटर है, ठीक है, तो वो साइक्लिक GMP से GMP कन्वर्ट में रोकेगा, तो साइक्लिक GMP को बढ़ाएगा। तो साइक्लिक GMP क्या कर रहा है? दैट इज जो डिफॉस्फोरिलेशन कर रहा है, ठीक है, एंड साइक्लिक GMP डिफॉस्फोरिलेशन करके मायोसिन लाइट चेन को फ्री कर देगा, ठीक है, एंड दैट विल कॉज द रिलैक्सेशन, ठीक है। तो साइडनोफिल इज रिस्पॉन्सिबल, हम बोल सकते हैं वो रिलैक्सेशन में भी काम कर रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स रिलैक्सेशन में भी काम कर रहा है, दैट इज साइल्डनाफिल, ओके। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स, मतलब वो गुआनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करके साइक्लिक GMP बना रहा है, एंड साइक्लिक GMP डिफॉस्फोरिलेशन करके मायोसिन लाइट चेन से रिलैक्सेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो नाइट्रेट्स में हम देख लेते हैं कि दे इनडायरेक्टली डिक्रीज द O2 डिमांड ऑफ मायोकार्डियम, तो रिलैक्सेशन जितना होगा तो उतना डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे O2 डिमांड ऑफ मायोकार्डियम विल बी डिक्रीज। पेरिफेरल वेसोडाइलेशन एंड venous pooling of blood lead to less filling of ventricles. Thus, there is a reduction in end diastole volume and pressure, which is a key factor of O2 demand. तो peripheral vasodilation and venous pooling of blood leads to less filling, मतलब vasodilation हो जाएगा and venous pooling of ब्लड भी उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड लीड टू लेट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो जब ब्लड ही वेंट्रिकल्स में कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होगा एंड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, एंड दैट्स विल लीड टू द डिक्रीज। जब काम ही कम कर रहा है तो ऑब्वियसली जो डिमांड होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। नाइट्रेट्स कॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड सप्लाई टू एंडोकार्डियम बाई, ठीक है, तो डायलेशन ऑफ रेजिस्टेंस वेसल्स एंड अनडूइंग द क्रंच ऑन द कैपिलरीज टू द एंडोकार्डियम बाय रिडक्शन इन द वेंट्रिकुलर प्रेशर्स। तो वो क्या करेंगे कि वेंट्रिकुलर प्रेशर को कम कर देंगे, जिससे कि जो कैपिलरीज का है तो वो खुल जाएंगी, ठीक है, एंड उससे जो वो प्रेशर नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि O2 डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और हम यही तो चाह रहे थे कि अगर जैसे O2 जो डिमांड हो इक्वल हो जाए O2 सप्लाई से, ठीक है, ओके। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस में क्या होंगे? दैट इज द टैकिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड थ्रोम्बिंग हेडेक आर कॉमन प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर विद द सबलिंगुअल डोजेस, ओके। एंड इट इज एडवाइजेबल टू आस्क टू पेशेंट टू टेक ड्रग इन सिटिंग पोजिशन बट नेवर स्टैंडिंग, ओके। अब नाइट्रेट टॉलरेंस अलग से क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में हम पूछ सकते हैं, दैट इज continuous administration of tablets and skin ointment may lead to the development of tolerance, okay। तो मतलब कंटिन्यूस हम टैबलेट लेंगे या फिर ऑइंटमेंट लगाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ टॉलरेंस। रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स टू कन्वर्ट नाइट्रोग्लिसरीन टू NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसमें क्या होगा कि वेस्कुलर स्मूथ मसल कैन नॉट मतलब उनकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई टू कन्वर्ट नाइट्रोग्लिसरीन टू NO। तो नाइट्रोग्लिसरीन में
एनओ से कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पिछले मैकेनिज्म में बताया था कि वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं वो एनओ ही कर रहा था वो सब चीज़ें। एडिनाइल साइक्लेज से साइक्लिक जीएमपी को एक्टिव करना, साइक्लिक जीएमपी फिर अल्टीमेटली डीफॉस्फोरिलेशन करवा के हमारा रिलैक्सेशन कर रही थी, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली, तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सेलुलर डिप्लीशन ऑफ सल्फाइड्रिल ग्रुप्स एंड, ठीक है, एंड ड्रग फ्री पीरियड्स आर एडवाइज टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ टॉलरेंस। ओके, तो और हमको ड्रग जब ले रहे नाइट्रेट्स तब उसके साथ नहीं लेनी, ठीक है, ताकि टॉलरेंस ना हो। फिर इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन, intravenous administration, that is IV administration of nitroglycerin, is used in cases of myocardial infarction to control the size of infarct. Okay, ठीक है, precaution is needed to give a very slow rate of infusion to avoid hypotension and further hampering of blood supply to heart। ठीक है, तो वो नाइट्रोग्लिसरीन ऑब्वियस सी बात है कि जो लोड है उनको कम कर रहा है। नाइट्रेट्स हमने देखा कि प्री लोड आफ्टर लोड को वो कम कर रहा था। ठीक है, तो ज़्यादा कम ना हो जाए तो हम इसको वैसे बहुत स्लो रेट में देंगे। ठीक है, अब बीटा ब्लॉकर्स में हम आ जाएंगे, दैट इज़ द मेटाप्रोलल, एटेनोलल एंड कार्बिडोल। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एपिसोड, नो यूज टू अबॉर्ट एन एपिसोड, डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड थस डज नॉट इंक्रीज द O2 कंजप्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एंड वो एक्सरसाइज टॉलरेंस को भी इंक्रीज कर देगा। इट डज नॉट मॉडिफाई पेरिफेरल और कोरोनरी सर्कुलेशन। मॉडिफिकेशन जस्ट कौन कर रहा था पेरिफेरल और कोरोनरी सर्कुलेशन में, दैट आर द ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ठीक है, फिर और एक क्लास देख लेते, दैट इज द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करें, दे आर द वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल mediate the entry of extracellular calcium into smooth muscle, cardiac myocytes and SA and nodal cell। तो voltage sensitive कैल्शियम चैनल maintain the कैल्शियम लेवल इन अवर बॉडी। सिंपल सी बात है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसोलिक साइटोप्लाज्मिक बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन कॉजेज कंट्रैक्शन इन बोथ कार्डियक एंड वेस्कुलर। मतलब कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम, फिर से देखिए वो डायग्राम को। ठीक है, वो डायग्राम में कैल्शियम आया, फिर MLC काइनेज, मायोसिन लेट काइनेज, तो उसके लिए फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होगा तो एक्टिन के साथ बाइंड के मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेटेड एक्टिन के साथ बाइंड करके कंट्रैक्शन करेगा। तो जितना वो ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना ही ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा। एंड CCB क्या कर रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहा है, दैट इज दे बाइंड टू द अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ एल टाइप कैल्शियम चैनल। ठीक है, तो अल्फा 1 सब यूनिट एल टाइप चैनल से वो बाइंड कर जाएगा। तो वो कहाँ यूजफुल होंगे, दैट इज इट इज़ यूजफुल इन एंजाइना। निफिडिपिन बीइंग कोरोनरी डायलेटर मे बी यूजफुल इन वेरिएंट एंजाइना वेयर एलिमेंट ऑफ कोरोनरी स्पाज्म एक्सिस्ट। अब स्पाज्म में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, बट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे कि कैल्शियम की चैनल को ब्लॉक कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर वो कैल्शियम नहीं आ पाएगा तो कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा एंड हेंस स्पाज्म विल बी reduced। okay, Verampil have cardiac depressant action and may be considered similar to beta blockers। ठीक है, ओके, एंड विराम्पिलिम एंड डिल्टीजम वो क्या है, दैट इज द नॉन सिलेक्टिव ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम चैनल इन वेसल्स ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। रिड्यूस वेस्कुलर रेजिस्टेंस, कार्डियक रेट एंड कार्डियक फोर्स। ओके, निफिडिपिन एंड एम्लोडिपिन डाइहाइड्रोपिरिडीन उनको बोला जाता है ब्लॉक वेस्कुलर एल टाइप कैल्शियम चैनल, मतलब एल टाइप कैल्शियम चैनल को सबको ब्लॉक करना है, सिंपल सी बात है। ओके, फिर क्लिनिकल यूजेस ऑफ CCBs, दैट इज एंजाइना, हाइपरटेंशन में, माइग्रेन में, रेनॉल्ड्स फेनोमेनॉन, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी एरिथमियाज। ओके, तो मतलब जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और वो कैल्शियम की वजह से हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके वो कॉन्ट्रैक्शन को भी रोक देगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स की हम बात करेंगे, दैट इज़ नाइट्रेट्स एंड बीटा रिसेप्टर एटागोनिस्ट, दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। ओके, तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करेंगे, ब्लॉक द बैरोरिसेप्टर मीडिएटेड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया विथ नाइट्रेट्स। ठीक है, तो वो ब्लॉक बैरोरिसेप्टर मीडिएटेड रिफ्लेक्स को ब्लॉक करेंगे एंड टैकीकार्डिया विथ नाइट्रेट्स, एंड नाइट्रेट्स दे एटेनुएट द इंक्रीज इन LVEDVE एंड वेस्कुलर रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विथ बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेड। ठीक है,
ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो वो क्या करेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड नाइट्रेस, ठीक है। फिर एक्सर्शनल एंजाइना विथ हार्ट फेलियर, एवी नोडल कंडक्शन डिस्टर्बेंसेस एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विथ बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड नाइट्रेट्स। तो मतलब बेसिकली ये इसको आप बढ़ा चढ़ा के बेच देगा। नाइट्रेट्स क्या कर रहे थे, ठीक है, तो नाइट्रेट्स कर रहे थे कि वो रिलैक्सेशन कर रहे थे, एंड बीटा जो बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे थे, हार्ट रेट को कम करके एक्सरसाइज टॉलरेंस को बढ़ा रहे थे। तो हम उन दोनों को देंगे तो वो एक दूसरे के रेगुलेशन में काम आ जाएंगे, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो वो दोनों भी एक कंट्रैक्शन को कम कर रहा था एंड एक रेट एंड O2 सप्लाई डिमांड को कम कर रहा था, ठीक है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स भी वही सेम, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड नाइट्रेट्स भी हम साथ में दे सकते हैं तो इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन थेरेपी इज़ समथिंग लाइक कि हम एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ एडमिनिस्टर या फिर कोलैब करके एक ड्रग के दोनों ड्रग के इफेक्ट को हम एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, एक ड्रग की वजह से। फिर नेक्स्ट क्लास है दैट इज़ द पोटेशियम चैनल ब्लॉक ओपनर, ओके, ठीक है। तो पोटेशियम चैनल ओपनर में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल दैट इज़ द निकोरेंड्रिल, ठीक है। तो निकोरेंड्रिल क्या है, एट्रियल एंड विनोडाइलेशन करेगा, एंड कोरोनरी एपिकार्डियल एंड डीपर रेजिस्टेंट वेसल्स डायलेशन, रिड्यूसेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अंजाइना, एक्सेस टॉलरेंस कैन बी इंक्रीज एंड मायोकार्डियल प्रोटेक्शन दैट इज इस्चेमिक प्रीकंडीशनिंग को वो कम करेगा, ठीक है। तो एट्रियल एंड विनोडाइलेशन, कोरोनरी एपिकार्डियल एंड डीपर रेजिस्टेंस वेसोडाइलेशन, ठीक है। फिर ट्राइमेटाजिडीन, तो इम्प्रूव सेलुलर टॉलरेंस टू इस्चेमिया, रिड्यूसेस फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन द मायोकार्डियम, इंक्रीजेस द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द मायोकार्डियम, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड डैमेज, ठीक है। फिर रानोलाजीन, तो वो फैट ऑक्सीडेशन shifted to carbohydrate metabolism, calcium load in heart is reduced in ischemia, sodium inward is reduced, मतलब सोडियम चैनल के इनवर्ड करंट को वो रिड्यूस कर देगा। फिर एंटीप्लेटलेट थेरेपी आ जाती है। तो एंटीप्लेटलेट थेरेपी क्या है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, एंटीप्लेटलेट थेरेपी लाइक एस्पिरिन एंड क्लोपिड्रोल इज एडवाइज, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट फॉर डिसलिपिडेमिया, तो वो क्या है, इफ लिपिड प्रोफाइल इंडिकेट्स एबनॉर्मेलिटी, स्टेटिन, एट्रोवेस्टेसिन एंड रोसुवेस्टिन, मतलब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म अगर क्या बोलते हैं कि वो नहीं हुआ और फिर मतलब डिपॉजिट होते जाए तो उससे प्लैक फॉर्मेशन हो, तो स्टैटिन्स हम यूज़ कर सकते हैं तो डिक्रीज द लिपिड, मतलब वो फैटी एसिड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। फाइब्रेट्स हम दे सकते हैं, ठीक है, जिससे कि लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहे, एंड लुकिंग फॉर प्लियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिन, इट इज़ एडवाइज्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ लिपिड एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिन, मतलब स्टैटिन हम दे सकते हैं अगर लिपिड एबनॉर्मलिटी भी ना हो तो, बिकॉज इट विल रिड्यूस द कार्डी जो भी एबनॉर्मलिटीज है वो रिस्क को कम कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये मैं भी मानता हूँ कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड ठीक है, जो नाइट्रेट टॉलरेंस है वो थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, बट है थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक, ठीक है। तो मेन तो हमको याद रखना है कि O2 डिमांड और O2 सप्लाई को हमको इक्वेट करना है, ठीक है। एंड नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म पूछा जाता है अलग से, एंड जो पोटेशियम चैनल ओपनर्स है उसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है वो हमको याद रखनी है। तो मेनली कौन कौन से, दैट इज़ 4 क्लास, दैट इज़ नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, क्या बोल सकते हैं हम, कैल्शियम, बीटा ब्लॉकर्स, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। तो ये 4 हमको क्लास, एंड पोटेशियम चैनल ओपनर्स को भी हमको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड इसके साथ हम CVS फार्मेकोलॉजी को एंड कर देंगे, एंड अगले बार में या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगा दैट इज़ द CNS हम चालू करने के ट्राई करेंगे गाइस। तो CNS थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उसमें लगभग 11 या 12 वीडियोस अपलोड करूंगा, या फिर जो भी है जैसे भी हो सके आपको बेस्ट कंटेंट पहुंचाने की ट्राई करूंगा। सो प्लीज़ डू गाइस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बिकॉज मुझे ज़रूरत है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइस, एंड सी स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे काम एंड स्टे हेल्दी। सो थैंक यू गाइस।